जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना ये आशीर्वाद देने के लिए और ये सेवा देने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। अब मैं गुरु जी का सत्संग सुनाऊंगी। मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास गई थी 2001 में। 3 अगस्त 2001 को हमको 20 इयर्स हो गए हैं, और प्रेम सिंह जी हमको लेके गए थे। तो देखिए, गुरु जी के पास सब जाते हैं कुछ न कुछ मांगने। आज तक कभी गुरु जी को कुछ देने के लिए कोई नहीं गया। हम भी गुरु जी के पास गए थे एक छोटा सा काम कराने। मेरी बेटी को व्हाइट पैचेस थे 20 इयर्स से, जब वो 8 साल की थी तब से। तो बहुत मैंने ट्रीटमेंट कराया, वो कहीं भी ठीक नहीं हुआ। फाइनली 2001 में मेरी बड़ी बेटी भी इंडिया पढ़ने चली गई थी, दिल्ली, और छोटी चली गई थी अटलांटा 2001 में। मैं टोटली फ्री हो गई, और उसी साल मुझे लगा कि नहीं, अब किसी स्पिरिचुअल हीलर को चाहिए हमको। ये किसी मेडिसिन से ठीक नहीं हुई इतने सालों में, तो हमको कोई स्पिरिचुअल हीलर ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि हम मुझे अब एक स्पिरिचुअल हीलर चाहिए, मुझे इसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं कराना। और सेम ईयर अंकल संगत जी मुझे गुरु जी मिल गए। जब मैं गुरु जी के पास गई तो फर्स्ट डे गुरु जी अपने स्थान पर विराजमान थे, और हम पीछे जाके बैठ गए। पूरा सत्संग हमने अटेंड किया। लेकिन जब हम आज्ञा लेने गए तो गुरु जी ने कहा थर्सडे आई। तो मैंने एकदम से कह दिया, मैंने कहा गुरु जी थर्सडे नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा गुरु जी थर्सडे तो हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर यहाँ क्या करने आई, वहीं पे चली जा। गुरु जी ने मुझे डांट दिया। उसके बाद मैं कह ही नहीं पाई कितने साल पूरे टाइम में कि मैं किस लिए गुरु जी के पास गई थी। उसके बाद मैं जाती रही। मैं गुरु जी की आवाज मुझे से नजर नहीं मिलाती थी कि गुरु जी कहीं कुछ कह ना दें। और वैसे भी गुरु जी पंजाबी बोलते थे, मुझे समझ नहीं आती थी पंजाबी, तो मैं उनका आई कांटेक्ट भी हमेशा अवॉइड करती थी। तो ऐसे जाती रही, 2 साल बीत गए। मैंने कभी गुरु जी को ये नहीं बताया कि मैं किस लिए आपके पास आई हूँ। 2 साल बाद एक बारी मैं अपनी मदर के पास जा रही थी, तो मेरी मदर हमेशा कहती थी कैसे गुरु है, रात को बुलाते वहां मत जाया कर, वहां मत। वो मुझे बहुत डिस्करेज करती थी जाने के लिए, और वो हमेशा ये भी कहती थी तो ठीक नहीं हुआ तो मत जाया कर। तो 2 साल बाद जब गुरुजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया एक दिन, तो देखिए हम लोग कितने चांसेस मिस कर जाते हैं। मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी कि मैंने ये वेट नहीं की कि गुरुजी क्या कहने के लिए गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया है। उससे पहले गुरुजी कुछ कहते, मैंने कहा गुरुजी वो ना ठीक नहीं हुआ, तो मेरी मम्मी बोलेगी कि ये तो ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने मुझे कहा अपनी माँ से कहना मैंने कोई दुकान खोल रखी है क्या। बट वो सेंटेंस जिस तरह से गुरुजी ने बोला था वो इनकम्प्लीट था। बहुत टाइम बाद हमको समझ में आया कि गुरुजी कह रहे थे अभी तो इससे पहले बहुत कुछ ठीक होना है। और 2019 में गुरुजी ने सब कुछ एक साथ ठीक कर दिया। गुरुजी ने मुझे एक दिन ये भी कहा था कि जो इस दरवाजे के अंदर आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। और सब कुछ गुरुजी ने ठीक कर दिया। लेकिन एक दिन जब गुरुजी ने ये मुझे कहा, उसके बाद मैंने एक दिन सेवादार से पूछा, किसी सेवादार से, कि यहाँ जो आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, हमारा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बेटी को ठीक करना गुरुजी के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगती है, बट गुरुजी क्यों नहीं ठीक कर रहे ये गुरुजी को पता है। और संगत जी लाख लाख शुक्राना उस दिन कि उस टाइम गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया। अगर उन्होंने उस टाइम मेरी बेटी को ठीक कर दिया होता तो हम गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो गए होते, हम कभी वापस मुड़ के नहीं जाते। मैं यहां से जाती थी, उसके बाद में 7-8 टाइम्स इन ईयर जाती थी। और गुरुजी ने अरेंजमेंट भी इतना अच्छा कर दिया था कि जब मैं यहाँ से जाती थी तो उसी साल जब मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो यहाँ से जजीरा एयरवेज ने ऑपरेट करना शुरू किया। लो कॉस्ट एयरलाइन थी, बहुत कम टिकट प्राइस था उसका। और जब उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी तो एयरक्राफ्ट में एक अनाउंसमेंट हो रही थी कि उसका अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज टिकट था उसका। हमने लैंड करते ही दिल्ली एयरपोर्ट पे 5-6 ट्रिप के टिकट बुक करा दिए। इतना फ्रिक्वेंटली हम गुरुजी के पास जाने लगे। और 2007 में जब गुरुजी ने फिजिकल बॉडी छोड़ी, चले गए गुरुजी फिजिकली,
उसके बाद वजीरा एयरवेज ने भी ऑपरेट करना यहाँ से बंद कर दिया। तो आप देखिए, अगर वो फुल टिकट में हमको जाना पड़ता तो शायद हम इतने फ्रीक्वेंटली नहीं जाते। तो गुरुजी सब अरेंजमेंट पहले ही कर देते हैं। 2006 में गुरुजी ने मुझे कहा कि डॉक्टर बख्शी के पास जाने के लिए, होम्योपैथिक का डॉक्टर है। जब मैं उनके पास गई अपनी बेटी को लेके, वो आई हुई थी विंटर वेकेशन में, तो हम लेके गए। और 2007 मार्च में जब मेरी बेटी आई दिल्ली वापस, उसकी बॉडी में पूरा फ्लेयर अप हो गया था और मैं इतनी देख के घबरा गई। मैंने सोचा ये क्या हुआ, लेकिन मेरी बेटी ने एक बार भी, इतनी यंग लड़की थी वो, गुरुजी को एक बार भी नहीं कहा कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। और उसको देख के भी मैं अपसेट जरूर हो गई, लेकिन मैंने ये नहीं कहा गुरुजी क्यों नहीं ठीक किया आपने, तो ये सब हो गया। मैंने कहा गुरुजी ये तो पूरा बॉडी में हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि एक नया कलश लेके आओ। तो मैंने कहा गुरुजी कल ले आती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, एक दिन बताया, बोले उस दिन ले आना। तो हम ले आए। लेकिन देखिए 2010 में, आई थिंक 9 या 10 में, जब गुरुजी फिजिकली नहीं थे, तब वो अपने आप हील होना शुरू हो गया और धीरे धीरे 2012 तक वो 90% हील हो गया। कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, सब गुरुजी ने ठीक कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी कहते थे कि जिनको मुझे अपने पास रखना होता है उनका मैं काम सबसे बाद में करता हूँ, और जिनको अपने से दूर भेज देना होता है उनका काम मैं इमीडिएटली करके उनको भेज देता हूँ, ताकि वो वापस नहीं आते उसके बाद। और ये उन्होंने प्रूव भी कर दिया, क्योंकि अगर वो हमारा काम फर्स्ट डे कर देते, मेरी बेटी को ठीक कर देते, तो हम कभी वापस नहीं जाते वहां पे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हम जाते रहे गुरुजी के पास, रेगुलरली जाते रहते थे। एक बार बड़े मंदिर में मैं फंक्शन में गई, तो वहां पे ओवर क्राउडेड था हॉल, और इतनी गर्मी थी, बहुत लोग आए जा रहे थे। गुरुजी भी नहीं के भी दर्शन नहीं हो रहे थे, संगत खड़ी होती थी आगे। तो मैंने मन में सोचा कि अब यहाँ नहीं आऊंगी मैं कभी भी। मेरे लिए एम्पायर स्टेट ठीक है, यहाँ बहुत रश होता है, बहुत गर्मी होती है, सब लोग गुरुजी के दर्शन भी नहीं हो रहे थे। तो लेकिन मेरे साथ जो नेक्स्ट लेडी बैठी थी, इमीडिएटली शी सेड, देखो एम्पायर स्टेट भले ही मिस कर जाओ, लेकिन बड़े मंदिर के फंक्शन कभी नहीं मिस करने चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों नहीं मिस करने चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ये जो फंक्शंस के डेज होते हैं, ये महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं, तो ये उस कभी नहीं मिस करना चाहिए। उसके बाद हम लोग गुरुजी के हर फंक्शन में यहाँ पे जाते थे, गुरुजी जब तक फिजिकली थे, और उसके बाद भी जब तक यहाँ सत्संग शुरू नहीं हो गया। गुरुजी ने 2007 14 अप्रैल को मुझे अपने पास बुलाया था। वो साइड बोर्ड पे बैठे थे और उन्होंने मुझे कहा था, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। देखिए सुन के मैं इतनी अपसेट हो गई थी। मैंने सोचा वहां पे, यहाँ कैसे सत्संग शुरू होगा, मैं क्या बोल के करूंगी। मैंने कभी कोई सत्संग कहीं अटेंड नहीं किया था, तो मुझे लगता था कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं हो पाएगा। और मैंने गुरुजी को इतने बड़े आशीर्वाद के बाद भी थैंक यू नहीं बोला एक बार भी, और मैं पूरा टाइम अपसेट होकर सत्संग में बैठी रही। और गुरुजी ने खुद ने यहाँ पे सत्संग शुरू किया, और वो अपने काम खुद ही करते हैं। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, चलो गुरुजी जहां हम रहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बाहर नहीं जाता, तो जहाज भर भर के लोगों को यहाँ लेके आ। जहां मैं रहती थी एम्बुलेंस में दिल्ली में, वहीं से मैं किसी को नहीं लेके गई। गुरुजी ने मुझे कहा था एक दिन कि एम्बुलेंस वालों को मेरे पास लेके आ। तो मैं यहां से जहाज भर भर के कैसे लोगों को लेके जाती। तो सत्संग यहाँ पे शुरू होने के 1 साल के बाद हर रोज मंदिर में कोई ना कोई यहाँ से बैठा होता था। तो देखिए गुरुजी सबको बुलाते थे और नाम क्रेडिट हमको दे देते थे। एम्बियंस का भी जब यहाँ पे सत्संग शुरू हो गया तो मैं बहुत रिपेंट किया करती थी कि मैंने गुरुजी को एक को भी लेके नहीं, मैं गुरुजी ने इतनी छोटी सी बात कही थी वो भी नहीं मानी। तो मैं हमेशा सोचती रहती थी, और मैंने सोचा कि अब हमने सोचा जब हम जाएंगे अब की बार दिल्ली, तो हम सब एम्बियंस वालों को बुला के और एक सत्संग करेंगे बहुत बड़ा। फिर गुरुजी एक दिन मेरे ड्रीम में आए, उन्होंने दर्शन लिए। तो मैंने कहा गुरुजी एम्बियंस आ जाओ, हफ्ते में 2 दिन एम्बियंस में सत्संग करते हैं। तो गुरुजी ने कहा नहीं, एम्बियंस में नहीं।
तो मैं टेंशन फ्री हो गई कि चलो गुरुजी ने अब हमको यहाँ का सत्संग दे दिया और बहुत अच्छा टाइम जाने लगा। हम कभी सोचते ही नहीं थे कुछ भी, गुरुजी को बस याद करते रहते थे हमेशा। गुरुजी जब रात में बैठते थे तो मुझे कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे, खुद ही बताते रहते थे। एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा बेल जूस पिया कर, पपाया खाया कर, फिर एक दिन का शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। और गुरुजी ने मुझे कहा हफ्ते में एक बारी जो दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो संगत जी सबके लिए मैसेज है। और एक मैसेज और उस दिन गुरुजी ने कहा था, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। और एक लेडी एक दिन वहां पे बैठी हुई थी, वो कुछ पूछ रही थी। तब गुरुजी ने कहा शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए किसी भी फॉर्म की, किसी भी ब्रांड की, कुछ भी नहीं लेना चाहिए, इवन फ्रूट शुगर भी नहीं लेनी चाहिए। और कभी लंगर को दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। बचा हुआ लंगर अगर हम गर्म करके खाते हैं तो फिर लंगर नहीं रहता, वो खाना, हम खाना खा रहे हैं। एक बारी गुरुजी ऐसे रात को बैठे हुए थे तो करीब 2 बजे के आसपास गुरुजी ने 3 लेडीज थी उधर वहां पे एम्पायर स्टेट में। एक लेडी और गुड़गांव से आई हुई थी और एक वहीं की लेडी थी जो अपने ड्राइवर के साथ आई हुई थी। मैं और दूसरी लेडी टैक्सी से जाते थे। 2 बजे गुरुजी ने रात को बोला चलो चलते हैं बड़े मंदिर। और मुझे और गुड़गांव वाली लेडी को बोला कि आप इसके साथ आओ, जो वहां पे लेडी रहती थी उसका ड्राइवर था। बोले आप इसकी गाड़ी में आओ, गुरुजी आगे आगे और हम हमारी कार पीछे पीछे। और हम गए रात को करीब अराउंड 2-2:30 बजे। बड़े मंदिर खुला हुआ था, मेन हॉल भी खुला हुआ था। और शिव मूर्ति के पास गुरुजी हम तीनों लेडीज को बिठा के अपने कमरे में चले गए। 15 मिनट बाद गुरुजी बाहर आए और गुरुजी ने कहा चलो। तो हम लोग शॉक थे कि भाई 15 मिनट में क्यों गुरुजी वापस लेके जा रहे हैं, चाय प्रसाद भी नहीं पिलाया, मंदिर में इतना बैठाया भी नहीं, इतनी दूर लेके आए। लेकिन गुरुजी के सामने कोई बोलता नहीं था तो हम चले गए वापस। और एम्पायर स्टेट के गेट पे गुरुजी ने गाड़ी रोकी, हमने उनके चरण छुए और फिर गुरुजी ने कहा अब घर जाओ। हम अपनी अपनी गाड़ी में सब लोग घर चले गए। लेकिन मैं पूरा रात ये सोचती रही कि गुरुजी क्यों 15 मिनट के लिए वहां लेके गए, कोई तो बात थी। नेक्स्ट डे जब मैं गुरुजी के पास गई शाम को, तब गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला के कहा जो उन्होंने आशीर्वाद मुझे उस दिन रात को दिया था बड़े मंदिर में ले जाके। गुरुजी ने मुझे कहा कल मैंने तुझे ये आशीर्वाद दिया है। वो मैं आशीर्वाद अभी नहीं बता सकती, फिर कभी बताऊंगी हमको। तो ऐसे गुरुजी बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद देके गए हैं, सभी को देते हैं गुरुजी बहुत बड़े आशीर्वाद। एक दिन मेनका गांधी बैठी हुई थी गुरुजी के पास, उसको देख के मैं हमेशा अपसेट हो जाती थी क्योंकि वो जिस दिन आती थी गुरुजी जरूर उसको छोड़ने जाते थे रात को 12 बजे। तो लाइट्स ऑफ हो जाती थी एम्पायर स्टेट की और फिर गुरुजी 1-1.5 घंटे के बाद आते थे। तो ऐसी एक दिन मैं हॉल में एंटर हुई तो मेरे आगे 8-10 लेडीज क्यू में संगत खड़ी हुई थी क्यू में। तो मेनका गांधी नेक्स्ट टू गुरुजी बैठी हुई थी और जैसे ही उसने मुझे देखा कहती गुरुजी देखो ये फिर से आ गई ना, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है। तो गुरुजी ने स्लाइटली थोड़ा सा टर्न होके मुझे देखा। ओ गुरुजी कहते हैं इन दोनों को तो मैं अपने पास रखने वाला हूँ। मेरी शादी हुई 79 से मैं यहाँ रहती हूँ। तो मैं गुरुजी की बात सुन के मैंने सोचा कैसे मुझे अपने पास रखेंगे, मैं तो यहाँ आने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही मेरा हस्बैंड आने में इंटरेस्टेड है। बट मैं चुप हो गई। अब मुझे समझ में आता है कि देखो गुरुजी ने कैसे मुझे अपने पास रखा हुआ है। और उसके बाद कुछ ना कुछ हर रोज मुझे गुरुजी बोलते रहते थे। 2004 में एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा संगत जी 1 मिनट बस। गायत्री आंटी आपका माइक म्यूट हो गया है, तो प्लीज इसे अनम्यूट कर लीजिए।
गौरी आंटी आपका माइक अनम्यूट कर सकते हाँ जी, ओके जी। तो 2004 में एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, रात को हम बैठे थे और गुरुजी ने मुझे कहा मैं तेरा नाम मीरा रख देता हूँ। और देखिए गुरुजी से मैं इतनी फ्री हो गई थी, इतने टाइम जाके रेगुलर जाती थी। उस टाइम मैं 45 की थी। तो मैंने कहा गुरुजी अगर मैंने नाम चेंज किया तो सब लोग हंसेंगे, इस उम्र में क्या नाम चेंज करूंगी मैं। मुझे समझ नहीं थी कि गुरुजी जो बोले उसको या तो चुप रहो या जवाब मत दो। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, लेकिन 2006 दिसंबर में फिर एक बार गुरुजी ने मुझे कहा, मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ, तेरा नाम गौरी रख देता हूँ। और मुझे उस दिन कहा गुरुजी ने ऑफिस से आकर। तो देखिए जब उन्होंने गौरी नाम रखा तो मेरी छोटी बेटी मेरे साथ थी। नेक्स्ट डे उसने मेरे घर वालों को फोन करके बोला, मेरी सिस्टर्स को, कि भाई हम तो अपनी माँ को माई बुला सकते हैं, आप लोग गौरी बुलाया करो। मेरी सिस्टर्स भी हमसे बहुत फ्री है, तो उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी पागल हो गई, इस उम्र में नाम चेंज करने चलिए। तो वो बात खत्म हो गई वहीं पर। लेकिन जब गुरुजी फिजिकली चले गए 2007 में, पूरा टाइम मंदिर खुला रहता था, हम लोग जाया करते थे, पूरा पूरा दिन वहां बैठे रहते थे। तो एक लेडी सत्संग सुना रही थी कि किसी ने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप किसी किसी का नाम चेंज करते हो तो मेरा भी नाम चेंज कर दो। तो गुरुजी ने कहा नाम मैं नहीं किसी का चेंज करता, नाम किसी किसी का आता है ऊपर से। एंड आई वाज शॉक कि मैंने गुरुजी कितनी ब्लेसिंग दी। गुरुजी ने मुझे बड़ी के दो बार नाम दिया मुझे, एक बार नहीं एक्सेप्ट किया, दोबारा दिया, और मैंने दोनों टाइम एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद जब यहाँ सत्संग शुरू हुआ तो हम सबको गौरी ही नाम बुलाते थे, हम किसी को नहीं बताते थे कि हमारा नाम एक्चुअली में पहले क्या था। तो सब यहाँ मुझे गौरी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन हमने कभी पेपर से अपना नाम नहीं चेंज करवाया। गुरुजी ने मुझे एक बार ये भी कहा था, जब नाम दिया था, नाम देने के बाद गुरुजी ने शरीर छोड़ा उससे पहले एक दिन मुझे बुला के कहा कि गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे और उन्होंने कहा तू ऐसे आ। जब मैं गई तो उन्होंने कहा जा कहीं भी अपना टेवा दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। और संगत जी मेरे हॉरोस्कोप में भी लिखा हुआ है कि मेरी लाइफ 60 के बाद नहीं है। सबको गुरुजी मना करते थे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए, लेकिन गुरुजी ने मुझे खुद कहा था कि तू अपना टेवा दिखा क्या कि तेरा टाइम खत्म हो गया है। और वो हमने फिर सीरियसली लिया नहीं, नाम नहीं चेंज किया। तो बार बार गुरुजी मुझे दर्शन देके ये समझाते रहते थे कि अपना नाम चेंज कर ले, नाम चेंज कर ले। 2015 में मैंने ड्रीम देखा और वो ड्रीम था चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। ये ड्रीम देखते ही मैंने आवाज सुनी, मैंने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और देखा तो इट वॉज 2:36। मैंने सोचा ओ ये तो 9 मिनट बचे हैं 2:45 बजने में। अगर 2:45 के बाद का टाइम होता तो मुझे लगता शायद ड्रीम देखा था। तो मुझे लगा ये सच भी हो सकता है। तो मैंने सोचा क्या करूं, अब अंकल को बताऊं। मैंने कहा फिर मुझे देखो आइडिया भी सब गुरुजी देते हैं। मैंने कहा नहीं अंकल नहीं बचा पाएंगे मुझे, अगर सच में मुझे जाना लिखा होगा तो। मैंने सोचा नहीं उठा और मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया। समझ थी थोड़ी देर हुई तो मुझे लगा अब तो 9 मिनट बचे थे, अब तो टाइम हो गया। जब मैंने दोबारा आंख खोल के मोबाइल देखा तो इट वॉज 2:50। तो देखिए 10 मिनट के मंत्र जाप से गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। और जब मैं आंख बंद करके मंत्र जाप कर रही थी तो मेरी विंडो के बाहर व्हाइट पैंट शर्ट में गुरुजी खड़े हुए थे। मैंने उनके दर्शन किए, हाफ स्लीव की शर्ट पहनी हुई थी गुरुजी ने। लेकिन उस दिन मैं इतनी डीप स्लीप में थी कि मैंने सोचा ड्रीम देखा और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। मैं खुश हो गई और मैं फिर सो गई। मैंने उठ के गुरुजी को प्रणाम नहीं किया, मैंने ना ही उठ के गुरुजी को माथा टेका, ना ही गुरुजी का मंत्र जाप किया। गुरुजी बार बार मुझे समझा रहे थे, बार बार मुझे मैसेज दे रहे थे कि मंत्र जाप किया कर, मंत्र जाप किया कर। बट वो किसी वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी के शरीर छोड़ने के उससे पहले हुआ था ये, हाँ जी 2007 में गुरुजी के शरीर छोड़ने के एकदम बाद हम लोग, मैं इंडिया से सबके नंबर ले लेती थी पुरानी संगत के, और आफ्टरनून में सबको फोन करके उनके सत्संग सुना करती थी। तो एक दिन मैंने दिल्ली में 5 संगत को फोन किया
किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। तो मुझे लगा शायद आज किस्मत में नहीं है सत्संग सुनना। फिर हमने रमा बहन को फोन किया, तो रमा बहन ने मुझे आधा घंटा सत्संग सुनाया। और जब रमा बहन को से हमने सत्संग सुन लिया, उसके बाद टाइम था, हमने सोचा चलो और सत्संग सुनते हैं। तो हमने हिमाचल में मास्टर जी को फोन किया। जैसे ही मैंने बोला हेलो मास्टर जी, तो मास्टर जी ने कहा 5 फोन कर चुके हो दिल्ली में और रमा बेल से सत्संग सुन चुके हो, मंत्र जाप किया करो। और उन्होंने फोन रख दिया। उसके बाद मैंने सोचा इनको कैसे पता, 5 फोन मैं दिल्ली में किए और रमा बेल से जो मैंने सत्संग सुना है वो तो रमा बेल जलंधर में रहती है। तो मैंने उनको दोबारा फोन किया। मैंने कहा मास्टर जी आपको कैसे पता कि हम 5 फोन कर चुके हैं दिल्ली में और रमा बेल से हमारी बात हुई है? तो उन्होंने कहा ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरुजी वॉज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी। ये सबसे बड़ा मैसेज था, मंत्र जाप करना चाहिए। आप जितने भी मर्जी सत्संग सुनो, जितने भी मर्जी सत्संग अटेंड करो, लेकिन खुद तो पाठ करना ही चाहिए। लेकिन मेरी लाइफ इतनी बिजी थी कि मैं बिजी हो गई और वो नहीं हो पाया, जैसे होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो गुरुजी बार बार समझाते रहते थे और सारी संगत के लिए भी यही मैसेज है कि हमको जरूर मंत्र जाप करना चाहिए। फिर मैंने एक और ड्रीम देखा 2017 शिवरात्रि के 2 दिन पहले। मैंने एक ड्रीम देखा कि एक छोटा सा थिएटर है, उसमें बहुत कम लोग बैठे हुए हैं और सबसे आगे फ्रंट रो पे एंट्रेंस के पास मैं बैठी हुई थी। मेरे हस्बैंड भी पीछे बैठे हुए हैं और करीब 100-150 की सीटिंग होगी और 7-8-10 लोग थे उसमें। तो एक कोई आया, एंटर हुआ अंदर हॉल में और एक 4x4 की एक लेमिनेटेड स्लिप थी जिसमें मेरा पुराना नाम लिखा हुआ था, पूरा नाम लिखा हुआ था, राजपाल त्यागी विद फर्स्ट नेम। वो फर्स्ट नेम मैं रिपीट नहीं करूंगी यहाँ पे। और इस संगत ये भी बता दूं कि गुरुजी ने मुझे कभी फर्स्ट नेम से नहीं बुलाया इतने सालों में, वो मुझे हमेशा त्यागी आंटी बोलते थे। तो जब उन्होंने नाम पढ़ा तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा हाँ जी, इसे आ जाओ। और मैं उस ड्रीम में समझ गई कि वो मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं। और उसके बाद जब मैं पीछे गई, मैंने अपनी चेन और बैंगल्स उतारे और अंकल को दे दिए। अंकल की एक्सप्रेशन चेंज हो गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सबको एक न एक दिन जाना है, अब मैं जा रही हूँ। और मैं बाहर निकल गई। राइट साइड में एक लॉबी थी जो डार्क थी, कोई लाइट नहीं थी। और जब मैं लॉबी में गई तो लेफ्ट साइड में एक छोटा सा रूम था जहाँ पे 3-4 लोग यंगस्टर्स थे, वो 20s में होंगे, लेट 20s में थे। वो मरे हुए पड़े थे और उनको सबको गोली से मारा गया था। और मैं उनको देखते ही मैंने सोचा ओ यहाँ तो सबको गोली से मार रहे हैं, मुझे तो बहुत दर्द होगी गोली से मार के। क्योंकि गुरु जी को पता था कि मुझे फिजिकल पेन टॉलरेट नहीं होता, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। तो देखिए मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये तो इस तरह से तो मैं नहीं मरना चाहती गोली से। तो वहां पे एक आयरन चेयर रखी हुई थी और साइड से गैसेस आ रही। मैंने कहा ये मेरे लिए ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे संजय जी, मैं वहां बैठी और मुझे पता है कि ये मुझे मारने वाले हैं अभी। और मैंने ऊपर हाथ जोड़े, जैसे मरने से पहले प्रे करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के मैंने ऊपर प्रे किया गुरु जी को। मैंने गुरु जी को विजुअलाइज किया, बट गुरु जी को दर्शन नहीं किए मैंने उस टाइम। और मैंने जैसे आईज रेज करके उनको विजुअलाइज करके प्रे किया, नेक्स्ट आई हर्ड कि चलो उठो आज का टाइम खत्म, मतलब उनका क्लोजिंग टाइम था। तो मैं निकल गई बाहर। देखो जरा सा प्रे करने से कितना चेंज हो गया। मैं बाहर निकली तो अंकल मुझे मिल गए और मैंने अंकल से बोला, उन्होंने मुझे बोला कल आना। मैंने कहा हम इतने पागल है, कोई मरने जाता है क्या नेक्स्ट डे? तो अंकल ने बोला अच्छा कल देखते हैं, कल क्या करेंगे, कल देखते हैं क्या करेंगे। और यहाँ पे मेरा ड्रीम खत्म हो गया। नेक्स्ट डे मुझे शिवरात्रि का कपड़ा लेने एक मार्केट में जाना था मेरी फ्रेंड के साथ, संगत फ्रेंड है वो। तो हम दोनों गए और जैसे ही मैंने उसको सत्संग सुनाना शुरू किया, जैसे ही मैंने सत्संग सुनाना, ये ड्रीम सुनाना खत्म किया, ऐसे ही वहां पे एक फ्लाईओवर पे एक्सीडेंट हुआ जिसमें 8 गाड़ियां इन्वॉल्व थी। और एक गाड़ी तो 180 डिग्री का टर्न ले चुकी थी, पूरी हो गई थी। और मेरे आगे की गाड़ी में से
बेबी कॉट रखी हुई थी, वो सड़क पे आ गई, सारे ड्राइवर्स नीचे उतर गए, सब गाड़ियां रख गई, भीड़ इकट्ठी हो गई। लेकिन इसके बाद भी किसी भी ड्राइवर को, किसी को भी एक स्क्रैच भी नहीं आया। और मैं जिस गाड़ी में थी, मेरी फ्रेंड की गाड़ी में, सारे एयर बैग्स खुल गए, मेरी एक नाक पे छोटा सा स्क्रैच आया था। तो देखिए गुरुजी ने फिर एक बार मुझे न्यू लाइफ दी। बार बार गुरुजी मुझे बता रहे थे कि नाम चेंज कर ले, नाम चेंज कर ले, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन हम, गुरुजी हर प्रॉब्लम से आपको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम कोऑपरेट नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। तो इसलिए ये जब ड्रीम मैंने नेक्स्ट डे बच्चों को सुनाया तो बच्चों ने कहा पापा नाम चेंज करो मम्मी का। और उस दिन से फिर हमने नाम चेंज की प्रोसीजर स्टार्ट की, जिसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। वो प्रोसीजर बहुत लंबी है, वो तो सबको ही पता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2019 में हम लोग इंडिया जा रहे थे, प्रोसीजर स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद पेपर वर्क हमारा शुरू हो गया था और 19 तक मेरा आधार कार्ड भी बन गया था और पैन कार्ड भी बन गया था, सब नए नाम से। बैंक अकाउंट में भी सब चेंज हो गया था। 2019 में हम लोग दिल्ली जा रहे थे। मेरे हस्बैंड को भारतीय प्रवासी दिवस में अवार्ड मिलने वाला था वाराणसी में प्रेसिडेंट से, तो हम लोग इसलिए इंडिया जा रहे थे। और पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे कुछ लेडीज ने एक प्रोग्राम बनाया डुबरी ट्रिप जाने के लिए, डुबरी, जालंधर और सब जगह। जैसे वो था प्रोग्राम 3 फरवरी को, संडे था, तो 3 फरवरी को हमें डुबरी जाना था और उसमें मेरा नाम भी था वो ग्रुप में। लेकिन जैसे मैंने वो देखा, ऐसे नहीं, मुझे नहीं जाना, बहुत ठंडी होगी, और मेरे मुंह से ना निकल गई। मैं गुरुजी के जाने के बाद भी डुबरी गई हूँ। और मैं जब गुरुजी के पास भी जाती थी, आप सबको पता है जो लोग हैं एम्पायर, कितनी ठंड होती थी दिसंबर में, और मैं बहुत रेगुलर जाती थी। उस टाइम मेरे मुंह से ना निकल गई। और जब हम लोग दिल्ली पहुंचे उस दिन, उसके नेक्स्ट डे हमको वाराणसी जाना था, तो शाम को हम फ्री थे टोटली। इतने सालों हम गुरुजी के पास गए, यहाँ तक कि जब पुरानी संगत का सत्संग होता था, हम यहाँ से 1-2 दिन के लिए भी जाते थे सत्संग अटेंड करने के लिए, कि नहीं हेडक्वार्टर से बुलावा है तो हमको जरूर जाना है सत्संग अटेंड करने। लेकिन उस टाइम क्या हुआ मुझे नहीं पता कि हम नहीं गए, और हम वाराणसी से तो 2 दिन बाद आ गए, उसके बाद 10 दिन तक दिल्ली में थे। फिर भी हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए। और मैं रोज अंकल को बोलती थी, मैंने कहा देखो 3 फरवरी को हम जा सकते थे डुबरी, हम नहीं जा रहे। मेरे हस्बैंड की बुकिंग वापसी की थी 4 फरवरी की और मेरी थी 8 फरवरी की। लेकिन 3 फरवरी से 3 दिन पहले ही मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे कोल्ड हो गया, सीवियर कोल्ड हो गया। और एक मेरी बीमारी का, मेरे नाम चेंज का लास्ट स्टेप बचा था कि गैजेट में नाम चेंज करवाना था, तो हमें चंडीगढ़ जाना था उसके लिए। तो मेरे हस्बैंड ने एक लॉयर फिक्स किया था, तो उस लॉयर के साथ जाना था, क्योंकि हमें तो चंडीगढ़ का आइडिया नहीं था कहाँ है सब कुछ और क्या करना है। तो वो हमारे साथ जा रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ था, तो अंकल ने बोला कोई बात नहीं, तुम ब्लैंकेट ले लो और पिलो ले लो और गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में पीछे सो जाना। तो मैंने कहा चलते हैं, कोल्ड तो मुझे हर साल होता था संगत जी। तो हमने सोचा ठीक है चलो जाते हैं। हम गए वहां पे और शाम तक वापस आ गए, क्योंकि अगर वो लास्ट स्टेप नहीं होता तो फिर अंकल ने बोला अगले ट्रिप के लिए वेट करनी पड़ेगी। तो वो लास्ट स्टेप खत्म हो गया, उस दिन वो सारा काम हो गया। और उसके बाद मैं सीधा बेड में आ गई, मैं उठ ही नहीं पाई। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, धीरे धीरे सीवियर कोल्ड हो गया और पता नहीं क्या होना था, क्या प्लान था। मैं 3 फरवरी को मुझे अंकल ने बोला था कि कोई बात नहीं, 3 फरवरी को हम सुबह 4 बजे जाएंगे डुगरी। हम हमेशा ऐसे ही जाते थे, सुबह 4 बजे जाते थे, 10 बजे पहुंच जाते थे, सत्संग अटेंड करके वहां से 4 बजे चलते थे, रात को 10 बजे दिल्ली। और सुबह अंकल की फ्लाइट थी, इसे मैं तुमको 3 फरवरी को ले जाऊंगा। और मेरी तबीयत 2 दिन पहले ही बहुत खराब हो गई और मैं डुगरी नहीं जा पाई। 20 ईयर्स में वो फर्स्ट ट्रिप था जो हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए और ना ही हम डुगरी जा पाए। उसके बाद अंकल ने मेरी फ्लाइट प्रीपोन करा दी, अपने साथ करा ली। और जब 3 तारीख की रात को फ्लाइट से 3 घंटे पहले अंकल ने मुझे उठाया, तो मैं बिस्तर में बैठ भी नहीं पा रही थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तब मुझे लगा कि नहीं, मेरी तबीयत खराब है।
और संगत जी उसके बाद व्हीलचेयर हमने बुक नहीं कराई थी, अंकल ने सिक्योरिटी गार्ड को बुला के सामान नीचे भेजा, अंकल की सपोर्ट से मैं नीचे गाड़ी तक गई और जैसे ही गुरु जी की ब्लेसिंग से हमारी गाड़ी एयरपोर्ट पे रुकी, अराइवल में कोई पैसेंजर आया होगा, उसकी खाली व्हीलचेयर वापस जा रही थी और मैं उस व्हीलचेयर में बैठ गई और जैसे ही मैं व्हीलचेयर में बैठी मैं अनकॉन्शियस हो गई। मुझे नहीं पता कि मैं कब टिकट काउंटर पे पहुंची और कब मैं लाउंज में पहुंची और उसके बाद मैं पूरी फ्लाइट में अनकॉन्शियस रही। मेरी एक फ्रेंड यहाँ पे एयरलाइन में काम करती है, जब मैंने उसको ये बात बताई तो उसने कहा तुम्हारी आंखें जरूर खुली होंगी क्योंकि अनकॉन्शियस पैसेंजर को बोर्ड नहीं करने देते। तो आप देखिए गुरुजी ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, क्योंकि अगर मेरी आंखें बंद होती तो मुझे वो बोर्ड नहीं करने देते, तो मेरी आंखें सच में खुली होंगी। और अगर हम दिल्ली में होते तो मेरा घर फंक्शनल नहीं है, तो हमारे लिए वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती। तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ आई, जैसे मैं एयरपोर्ट पे लैंड की तो वहां पे मुझे होश आ गया और फिर 15-20 मिनट तक मुझे होश रहा। और जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे, एयरपोर्ट में मेरे हस्बैंड का पूरा स्टाफ आया हुआ था, उनको अवार्ड मिला था तो विश करने के लिए बैनर्स लेके उनके फोटोग्राफ लिए। और जैसे मैं गाड़ी में बैठी, गाड़ी की में बैठने के 1 मिनट बाद में फिर अनकॉन्शियस हो गई और संगत जी मुझे 3 हफ्ते बाद होश आया। जैसे ही मुझे घर भी नहीं लेके आए थे अंकल और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था डायरेक्ट एयरपोर्ट से। जब कंप्लीट मेरा चेकअप हुआ तो पता चला कि मेरे लंग्स वर वर्किंग ओनली 30%। 60% लंग्स पे भी ना कभी सर्वाइवल का चांस नहीं होता, 0 होता है, कोई बचने का चांस नहीं होता, लेकिन मेरे लंग्स सिर्फ 30% काम करते थे। और 3 घंटे बाद उन्होंने बोल दिया कि जिसको बुलाना है उसको बुला लो, ये नहीं बचेगी, इसका कोई चांस नहीं है। और 3 घंटे बाद उन्होंने मुझे वेंटिलेटर पे डाल दिया। वेंटिलेटर पे भी मेरा बचने का कोई चांस नहीं था। शाम को कोई मेरा रिस्पॉन्ड नहीं था, कुछ चेंज नहीं आया मेरे एक्सरेज में। शाम के टाइम अराउंड 4 o'clock इंडिया टाइम 6 बजे उन्होंने कहा कि मैं अंकल ने किसी को बात करते हुए सुना था अबाउट एक्मो, और फिर अंकल ने मेरे बच्चों को भी बुला लिया, फोन कर दिया था उसी टाइम। नेक्स्ट डे 6 तारीख की सुबह बच्चे भी आ गए थे, लेकिन बच्चों ने एक्मो में देख लिया था, गूगल में देख लिया था कि एक्मो इज द लास्ट स्टेज, तो वो भी आ गए। और नेक्स्ट डे अंकल के एक फ्रेंड है, वो दूसरे हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्योंकि जब रिपोर्ट्स एक्सचेंज हुई होंगी तो दे रिफ्यूज, क्योंकि कोई हॉस्पिटल नहीं चाहता कि उनके हॉस्पिटल में पेशेंट आए और उसकी इमीडिएटली डेथ हो जाए। जैसे इसमें कोई चांस नहीं है तो वी विल नॉट ब्रिंग हर। लेकिन उनके इंसिस्ट करने पे, उन डॉक्टर के इंसिस्ट करने पे एक पूरी एक्मो टीम आई, एक पोर्टेबल एक्मो लेके, और गुरुजी की ग्रेस से एक ही पोर्टेबल मशीन थी वहां पे, एक्मो मशीन, और वो उस दिन फ्री थी, अवेलेबल थी। और उस दिन आईसीयू में बेड भी अवेलेबल था, क्योंकि मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी वहां पे आईसीयू में एक्मो नहीं था, तो उनको मुझे शिफ्ट करना था। फिर उन्होंने कहा कि चलो 1 घंटा इनको एक्मो पे रख के देखते हैं, इफ शी रिस्पॉन्ड विल टेक हर, अदरवाइज नहीं। तो 1 घंटे में मेरे एक्सरे में स्लाइट पॉजिटिव चेंज था अंकल की, गुरुजी की ब्लेसिंग से, और फिर उन्होंने मुझे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। वहां पे 1 हफ्ते में 3 बार मेरा एक्मो चेंज हुआ, क्योंकि हर बार ट्यूब में ब्लड क्लॉट आ जाता था, और जो ब्लड क्लॉट आता था आपको पता है कहीं भी जाके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर वो अंदर चला गया तो ब्रेन में भी जा सकता है, हार्ट में भी जा सकता है, और किसी भी ऑर्गन में जा सकता था। एंड दे हैड ओनली 30 seconds टू चेंज द ट्यूब। तो आप सोचिए, ये सब गुरुजी की इसने बहुत आसान कर दिया सबके लिए। बच्चे पूरा टाइम आईसीयू के बाहर मंत्र जाप करते थे, गुरुजी की फोटो लेके खड़े रहते थे। 30+ यूनिट मेरे को ब्लड चढ़ा था, और 20+ यूनिट प्लस ट्यूब्स मेरी बॉडी से अटैच थी। सारा दिन ये लोग मंत्र जाप करते रहते थे, और सत्संग जैसे था वैसे ही चलता रहा हमारे वहां पे। अंकल ने सत्संग बंद नहीं होने दिया, अंकल ने सेवा किसी और को दे दी, बोले आप सब कुछ मैनेज करो, बस सत्संग वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था पहले। और दिन रात सब मंत्र जाप करते रहते थे। संगत भी जो आती थी मंत्र जाप करती थी। गुरु जी के आशीर्वाद और संगत की दुआओं ने सारा असर दिखाया। मेरे हस्बैंड को, मेरे दोनों बच्चों को गुरुजी ने अलग अलग से ड्रीम दर्शन में दिखा दिया था कि वो ठीक हो जाएगी। बट फिर भी जब कोई ठीक ना हो जाए, अपना इतना क्रिटिकल हो, तो सबकी जान फंसी रहती है। गुरुजी ने मुझे कलश दिया था, उसका पानी लेके लोग जाते थे,
आईसीयू में अलाउड नहीं होता कोई भी, लेकिन सारे संगत के डॉक्टर्स वहां पे थे तो उनके थ्रू वो पहुंचा देते थे। आईसीयू में एक स्पीकर फिक्स किया था उन्होंने, छोटा सा स्पीकर था जिसपे डे एंड नाइट मंत्र जाप चलता था। और गुरुजी की एक फोटो भी वहां पे रखी हुई थी। अब देखिए, जिस दिन एक दिन मेरे मोबाइल पे किसी का फोन आया और वो मेरे हस्बैंड का कुक था शादी से पहले, 77 में आई थिंक। और उसने अंकल को फोन किया, मुझे फोन पे बोला कि मेरा फोन बच्चों के पास था तो उन्होंने उठा लिया और कहा कि ये नाम शायद बोले राजपाल त्यागी, मैंने देखा ही शायद आपकी वाइफ का होगा और ये इतना पैसा जमा करना है, बहुत कम अमाउंट था, 100 या 1000 था, आप डिपॉजिट अभी कर दो तो गैरेज में आज ही नाम चेंज हो जाएगा। और ऑनलाइन नाम मनी ट्रांसफर हो गई, मेरे सन इन लॉ ने कर दी और इमीडिएटली कहते सेम डे मेरी फिंगर्स मूव थोड़ी सी हुई तो इनको होप हो गई कि हाँ आंटी ठीक हो जाएगी। देखिए, उसके बाद 3 हफ्ते बाद मुझे होश आ गया और मैं ठीक हो गई। ये एक मिरेकल है गुरुजी का। जो भी जिन्होंने भी मुझे देखा है वो सब जानते हैं कि गुरुजी ने क्या किया है। और यहाँ मैं किसी को भी बोलती हूँ सत्संग सुनने के लिए, वो कहते हैं हमने 2 महीने तक एक मिरेकल देखा है, हमें और कोई प्रूफ नहीं चाहिए, गुरुजी भगवान है, उनको पता है। उसके बाद मुझे जिस हॉस्पिटल से लाई थे उसी हॉस्पिटल में रिकवरी के लिए शिफ्ट करना था उनको, लेकिन उनके पास बेड खाली नहीं था तो मुझे 4-5 दिन इसी हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। और उन 4-5 दिनों में गुरुजी ने मुझे इतने ड्रीम्स दिखाए कि मुझे समझ नहीं आया बाद में कि वो मेरी ट्रेनिंग थी या मेरा टेस्ट था। मेरी बीमारी में मुझे समझ नहीं आया कि मेरी क्या था वो। अब मैं आपको वो ड्रीम सुनाती हूँ एक एक करके, जो सुनाने जैसे हैं। देखे तो मैंने बहुत सारे, लेकिन मैं एक सुनाती हूँ। एक मैंने ड्रीम देखा सबसे पहले, वो मैंने बीमारी से कुछ महीनों पहले देखा था, लेकिन 2-3 बार ही देखा था। मैंने देखा था कि मैंने एक गायनिक वार्ड में हूँ और मेरी डिलीवरी हुई है और मेरे को एक नर्स ने एक न्यू बॉर्न बेबी लाके मेरे शोल्डर पे डाला। और जब ये मैंने ड्रीम 2-3 बार ही देखा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ड्रीम में क्यों देख रही हूँ, क्योंकि इस ड्रीम की कोई सेंस नहीं बन रही थी। जब मैं गुरुजी के पास गई थी 45 की थी, अब मैं 65 की थी 1 साल पहले, तो मुझे लगता था कि ड्रीम में क्या सेंस बनती है ड्रीम की। लेकिन मुझे बाद में समझ में आई कि गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि तेरा ही नया जन्म होने वाला है। और मैंने ये भी सोचती थी, मैं जब ड्रीम को एनालाइज करती थी सुबह उठ के, कि जब मैं 45 की थी तब अगर मैं गुरुजी को बोलती कि गुरुजी मेरी 2 बेटियां 1 बेटा दे दो, तो शायद गुरुजी दे देते। लेकिन मैंने गुरुजी से पूरे 6 साल में कभी कुछ नहीं मांगा, एक बार भी नहीं बोला, मैंने सोचा भी नहीं। यहाँ तक कि मेरी दोनों मैरिजेबल एज की लड़कियां थी, मैंने एक बार भी गुरुजी को नहीं कहा कि मेरी बेटियों की शादी करा दो। अंकल भी कभी कभी कहते थे लड़कियां बड़ी हो रही, लड़का देखो, मैं कहती थी गुरुजी कराएंगे, और गुरुजी ने ही कराई। मैंने एक बार भी गुरुजी से नहीं कहा, गुरुजी ने सब कुछ दिया बिना मांगे, मैंने कभी गुरुजी से नहीं मांगा। तो मुझे समझ में नहीं आती थी कि मुझे तो कभी कहा नहीं, तो अब मुझे ऐसा ड्रीम क्यों दिख रहा है। तो फिर बाद में मेरी बीमारी के बाद में समझ में आ गई कि गुरुजी दिखा रहे थे कि तेरा ही नया जन्म होने वाला है। उसके बाद क्या हुआ कि एक मेरा आईसीयू का यूनिट पूरा एक किसी संगत के घर में देखा मैंने ड्रीम में, और वो संगत लेडी अकेली थी घर में, कोई नहीं था उसके घर में, और पूरा ग्लास का था। जबकि आईसीयू के में आपको पता है हर केबिन में चारों तरफ वॉल होती है, कोई किसी को देख नहीं सकता। बट मैंने जो ड्रीम में देखा था वो ग्लास देखा था, और वो लेडी जोर जोर से चिल्ला रही थी अपने घर में, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है। फिर इधर उधर भागती है, उसके पास एम्बुलेंस का नंबर नहीं था। फिर वो सोचती है कि चलो मैं भाग के बाहर जाती है मेन रोड पे कि मैं किसी टैक्सी से ले जाऊंगी या किसी गाड़ी से ले जाऊंगी। वो कितनी गाड़ियों को इशारा करती, कोई भी गाड़ी नहीं रुकती उसके लिए। थिंग्स के मैं चलो ऑटो में ले जाऊंगी, ऑटो भी नहीं रुकता। फिर वो फ्रस्ट्रेट होके अपने ही घर के स्टेप से बैठ जाती है, और जैसे ही वो अपने घर पे बैठती है, स्टेप से बैठती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने देखा देवी माँ को चढ़ते हुए, और नीचे से लाइटनिंग हो रही थी जबरदस्त, और वो देवी माँ स्टेप चढ़ रही थी।
3, 4, 5 स्टेप चढ़ के फिर उन्होंने राइट टर्न लिया जहां पे मेरा आईसीयू का यूनिट था, और उसमें 7-8 स्टेप करके वो मेरे सामने आ गई। और जब मेरे सामने आई तो मैंने उनका अपर हाफ नहीं देखा, मैंने नेवल से नीचे देखा। गोल्डन शिमरिंग ड्रेस पहनी हुई थी उन्होंने, और एक वो पुराने जमाने में जो घर होते हैं उस टाइप का वो घर था। चारों तरफ रूम्स थे और बीच में जैसे ओपन एयर के लिए होता है, एयर के लिए और लाइट के लिए होता है, चारों ओपन, सेंटर से ओपन था। बीच में एक 4x4 का कॉलम था बहुत बड़ा, जिसके ऊपर मैंने अपने गुरुजी को देखा। गुरुजी की एक फोटो लगी हुई थी उसके ऊपर, और नीचे बेसमेंट में एक व्हाइट कपड़ों में कोई यंग पर्सन खड़ा हुआ था। He said she has to die। अब देखिए मैंने कितनी क्लियरली सुना कि she has to die, बहुत क्लियरली। और हर रोज जब मैं इस ड्रीम देखने के बाद, ये ड्रीम यहीं पे एंड हो गया। देवी माँ ने कुछ नहीं बोला, गुरुजी की तो मैंने फोटो देखी थी। बहुत टाइम तक मैं ठीक होने के बाद भी सोचती थी कि मैंने देवी माँ को क्यों नहीं देखा। और जब मैंने पैर देखे थे वो कम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क था, स्किन थोड़ी डार्क थी, और उन्होंने पायल भी पहनी हुई थी। अब मुझे धीरे धीरे ये समझा रहा है कि वो काली माँ थी शायद। अगर मैं काली माँ को देखती तो मैं डर जाती उस दिन, क्योंकि देवी माँ के पैर तो काले नहीं होते, काले नहीं है। तो वो शायद काली माँ थी जो कर्म कटवाने आई थी मेरे। और ये ड्रीम मेरा यहीं पे खत्म हो गया। हॉस्पिटल में तब तक मुझे होश आ गया था, तो मैं रोज सुबह उठती थी, मैं कहती थी ओह मैंने तो ड्रीम में सुना है शी हैज टू डाई, मैं तो अभी तक जिंदा हूं, अभी तक जिंदा हूं। ऐसे हर रोज मैं सोचा करती थी। 20 फरवरी को सुबह में उठी, उस दिन मेरी 40th एनिवर्सरी थी, और फिजियोथेरेपिस्ट आके मुझे बैठाने लगी। तो मैं कॉपरेट नहीं करती थी, बिकॉज मैं सोचती थी मैंने जब जीना ही नहीं तो मैंने सब फिजियोथेरेपी करके क्या करना है। तो मैं उनको बिल्कुल कॉपरेट नहीं करती थी। आज संगत जी बिलीव नहीं करोगे, उस दिन पहली बार मेरे राइट हैंड में गुरुजी ने फर्स्ट 2 फिंगर से मैंने फील किया, कैसे टच किया, और जैसे उठाते हैं किसी को, ऐसे मैंने फर्स्ट 2 फिंगर्स फील की उनकी। और फिर मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं चलो फिजियोथेरेपी करनी है। और उस दिन से फिर मैंने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कॉपरेट करना शुरू किया, और फिर ये करने हमारी फिजियोथेरेपी शुरू हो गई। एक दिन मैंने ड्रीम देखा वहीं पे कि मेरा आईसीयू यूनिट नहीं, स्ट्रेचर है ऊपर, हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पे, टेरेस पे मेरा स्ट्रेचर है, और मेरे सर के ऊपर कोई यंग पर्सनालिटी है कोई, और वो भी थोड़ा सा डार्क स्किन थे, टॉल एंड डार्क स्किन थे, और जहां से मेरे पैर, वो मेरे सर की तरफ खड़े थे और मुझे उनकी झलक दिख रही थी। और जो मैं पैरों की तरफ से एक स्टेप के नीचे जा रहा था, जिसपे एक लेडी डॉक्टर खड़ी हुई थी, वो दोनों हाथ से रेलिंग पकड़े हुई थी, उसका एक पैर फर्स्ट स्टेप पे था। एंड शी सेड कौन है कौन है, उन्होंने जोर जोर से चिल्लाया, वो लेडी डॉक्टर ने नीचे से कौन है कौन है। तो जो मेरे सर पे खड़े हुए थे उन्होंने कहा मैं शिव। और फिर वो लेडी डॉक्टर ने कहा वो मेरी पेशेंट है, लेकिन फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये ड्रीम भी मेरा यहीं पे एंड हो गया। फिर मैंने एक ड्रीम देखा कि एक लाइन में आईसीयू यूनिट है 3, 4, 5, और सब में बीच बीच में ग्लास है, और मैं सब लेफ्ट राइट सब देख सकती हूँ। तो राइट साइड में मेरे एक बेड के ऊपर 3 लोग बैठे हुए थे, और लेफ्ट साइड में हाँ लेफ्ट साइड में उस दिन कोई नहीं था, पर 3 लोग बैठे हुए थे। मुझे उनको देख के हाँ या ना बोलना था, तो मैंने अपना फेस टर्न कर लिया, और मेरी नर्स ने मुझे बहुत टाइटली, जैसे किसी बच्चे को नहीं प्यार करते ऐसे मुझे टाइटली पकड़ा हुआ था, और मेरे एक हाथ उसका मेरे सर पे था पीछे, और एक मेरी बैक पे था। जैसे मैंने फेस टर्न किया उसकी तरफ, तो उसने मुझे कहा आपके गुरु ने आपको बचा लिया। देखिए वो मलयाली नर्स थी, उसको हिंदी आती भी नहीं थी। उसने बहुत क्लियरली बोला आपके गुरु ने आपको बचा लिया। ऐसे गुरुजी मुझे ड्रीम दिखाते रहे। फिर एक दिन मैंने और एक ड्रीम देखा। मैंने ड्रीम देखा एक लड़की है, बहुत यंग लड़की है, और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो अर्ली 20s में थी,
और छोटे छोटे बच्चे, एक 5 साल का बेटा होगा उसका, एक 3 साल का और एक शायद 1 साल का, ऐसे बहुत ही छोटे बच्चे दिखाए थे। शी वॉज विडो और उसके फादर के साथ वो रहती थी। उसके घर में खाने को भी नहीं था, बहुत ही वो कुछ काम नहीं करती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, बट वो एक मंत्र जाप कर रही थी। वो कृष्ण भगवान का मंत्र था, मुझे अब याद नहीं क्योंकि वो मेरी रिकवरी के भी 1 साल बाद मुझे ड्रीम में याद आया था, जब मैं दिन रात सोचती रहती थी। वो था राधा रानी राधा रानी, और जैसे हमारे गुरु जी का मंत्र जाप है, ऐसा पूरी 2 लाइन का एक मंत्र जाप था, बट मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ राधा रानी याद है, इतना ही याद है मुझे। तो वो उसके फादर उसको बोलते हमें कहते हैं कि देखो ये कितनी गरीब है, इसका हस्बैंड भी नहीं है, ये कुछ काम भी नहीं कर सकती, पर इसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। और फिर वो मैंने देखा ड्रीम में कि वो बॉम्बे चली गई। तो बहुत टाइम तक मैं सोचती रही कि ये ड्रीम क्यों देखा मैंने, ये तो गुरु जी का मंत्र भी नहीं है। अब ये तो गुरु जी को पता कि वो ड्रीम क्यों दिखाया, लेकिन मैंने जो समझा वो इतना ही समझा कि गुरु जी मुझे ये कह रहे थे, हाँ जी, तो वो मंत्र जो आप बोलती है राधा रानी 2 लाइन का, इतनी देर में उसके फादर पूरा कृष्ण भगवान का एक स्केच बना लेते हैं। तो गुरु जी, मुझे यही समझ में आया कि गुरु जी कह रहे थे देखो उसके पास कुछ भी नहीं है, ना रहने को घर है, ना खाने को है, बच्चे भी इतनी बुरी कंडीशन में, फिर भी वो अपने भगवान का नाम जप रही है डे एंड नाइट। तो हमको ऐसे गुरु का नाम जपना चाहिए जब गुरु मिल जाता है, डे एंड नाइट, चाहे हमारे हालात कैसे भी हों। तो अगर आप गुरु जी की बातें सोचोगे, वैसे तो गुरु जी डायरेक्ट ही बोलते थे, पर सोचोगे तो भी आपको धीरे धीरे गुरु जी सब समझा देंगे। ये ड्रीम मुझे 1-1.5 साल बाद समझ में आया, क्योंकि और जब मैंने अपनी बेटी को बताया, जब मेरी बेटी यहाँ पे थी, तो मेरी बेटी ने कहा चलो मम्मी, यहाँ पे एक स्कूल है, मैंने ड्रीम में देखा था कि उसका घर उस स्कूल के पास है। तो मेरी बेटी ने कहा चलो मम्मी उस लड़की को ढूंढ के आते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। तो फिर मुझे याद आ गया एंड में कि नहीं, वो ड्रीम में मैंने देख लिया था कि वो बॉम्बे चली गई अपने बच्चों को लेके। तो गुरुजी हर स्टेप पे इतनी हेल्प कर रहे थे, इतना मुझे गुरुजी ने ट्रेन किया उस बीमारी में। एक मैंने और लास्ट ड्रीम में आपको सुनाती हूँ कि मैंने देखा कि एक किसी फार्म में काम करके बांग्लादेशी छोटी छोटी हाइट के सब लोग थे, ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे, और वो अपने होम कंट्री जा रहे थे बांग्लादेश की। तो वो क्या हुआ कि उनके पास कुछ भी नहीं था, ना अपने बच्चों के लिए गिफ्ट था, ना उनके लिए, और विंटर में जा रहे थे तो कोई वुलन भी नहीं था उनके पास पहनने के लिए, स्वेटर जैकेट कुछ नहीं ऐसे, और एक छोटा छोटा बैकपैक था उनके पास, जो वो 3-4 साल के बच्चे जिसमें जूस डाल के जाते हैं, इतना छोटा बैकपैक लेके सब लोग जा रहे थे। उनके पास ट्रांसपोर्ट के भी पैसे नहीं थे दिखाते। तो मेरी एक अटेंडेंट बैठी हुई थी मेरी साइड में चेयर पे, और मेरी बॉडी किसी मशीन से सारी ट्यूब्स लगी हुई थी, तो मेरे हाथ पैर भी फ्री नहीं थे। तो मैंने उस लेडी को बोला कि निकाल अलमारी से कुछ दे दे इनको। तो वो उठा के एक पर्स निकाला, सबसे पहले उसने तो दे दिया, फिर दूसरा निकाला, फिर दे दिया, फिर तीसरा निकाला, फिर उसने एक पर्स निकाला, कहती है इसमें तो ना गोल्ड का पेंडेंट है। तो मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, दे दे, मेरे को क्या करना है। फिर उसने एक और पर्स निकाला एंड शी सेड कि इसमें तो ना गोल्ड का बिस्किट है। तो मैंने कहा मुझे जा रही हूँ, मुझे क्या करना है, दे दे इसको। और ऐसे धीरे धीरे सब सामान दे दिया हमने, बांट दिया। और उसके बाद जब कुछ लोग फिर भी रह गए थे जिनको कुछ नहीं मिला था, तो मैंने उनको बोला यू जस्ट वेट, माई हस्बैंड इज वेरी जनरस, ही विल गिव यू समथिंग। देखिए गुरुजी समझा रहे थे कि जब आपका एंड आ जाता है तो आप सब कुछ छोड़ के चले जाने को तैयार हो जाते हो, लेकिन जीते जी आप इतना एक्यूमुलेट कर लेते हो कि आप किसी को देते नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा लेसन गुरुजी ने मुझे उस ड्रीम में सिखाया कि हमको जितने लोग हमसे नीचे हैं उनकी बहुत बहुत हेल्प करनी चाहिए, जितनी ज्यादा हो सके। सॉरी संगति, मैं एक ड्रीम सुनाना भूल गई। इससे पहले मैंने एक ड्रीम देखा था कि मेरी राइट साइड पे एक आईसीयू यूनिट को पूरा डेकोरेट कर रहे थे वो लोग, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर के फ्लावर्स थे, मतलब उसकी सीलिंग में नहीं दिखाई दे रही थी पूरा, और उसमें एक बेबी कॉट थी और एक कोई खड़ा था जो फ्लावर वाज में फ्लावर्स लगा रहा था। तो मैंने उससे पूछा ये क्यों डेकोरेट कर रहे हैं इतना ज्यादा, तो उन्होंने, और वहां पे बेबी कॉट भी पूरी डेकोरेटेड थी। तो ही सेड रॉयल बेबी इज कमिंग। तो मैंने कहा ये रॉयल बेबी, बहुत देर तक मैं देखती रही कि यहाँ तो कोई बेबी नहीं आया। तो फिर मैंने उनको बोला ये
कहाँ गया तुम्हारा रॉयल बेबी? तो दे सेड वो तो डिस्चार्ज होके चला गया। अब मुझे ये ड्रीम समझ में नहीं आई, बट फिर मुझे बहुत दिनों के बाद वो ड्रीम समझा दिया गुरुजी ने। तो मेरी यहाँ पे सारे ड्रीम्स खत्म। मैंने ड्रीम्स बहुत सारे और देखे, पर जो संगत के साथ शेयर करने वाले थे वो मैंने सब शेयर कर दिए। मेरी रिकवरी थी, बहुत फास्ट रिकवरी थी। हर रोज फिर उन्होंने मुझे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, वो जहां से मुझे लेके आए थे। और संगत जी वहां पे हर रोज सत्संग होता था, संगत आती थी, 3 4 5 संगत आती थी, और हर रोज आधे घंटे का हम लोग सत्संग करते थे, दिया जलाते थे वहीं पे। एक गुरुजी की जो पेशेंट की टेबल होती है ना, डाइनिंग टेबल, एक छोटी सी टेबल जो होती है, उस पे हम लोग दिया जलाते थे। गुरुजी की स्वरूप की स्थापना की हुई थी, और संगत 5 साढ़े 5 बजे आती थी। एक मंत्र जाप करते थे, आरती, एक शब्द सुनते थे और फिर आरती करते थे। पूरे महीने वहां पे सत्संग चलता रहा, और मुझे हमेशा हर रोज मुझे लगता था कि मैंने तो सुना था शी हैज टू डाई, बट ये मैं कैसे जिंदा हूं। अब मैं लास्ट डे सुनाती हूँ कि लास्ट डे मेरी बेटी आई हुई थी सिंगापुर से। मेरी बेटियां टर्न्स ले रही थी, एक चली जाती थी तो दूसरी आ जाती थी, दूसरी चली जाती थी तो दूसरी आ जाती थी। तो मेरी बेटी सिंगापुर से आई, वो घर नहीं गई क्योंकि वो बच्चे उस बार सिंगापुर छोड़ के आई थी। तो उसने सीधा एयरपोर्ट से ना हॉस्पिटल आ गई, और एक हमने बेड रखा हुआ था, रात में मेरी बेटी सोती थी, उसके लिए एक बेड फिक्स किया हुआ था वहां पे। तो उस बेड के नीचे उसका सूटकेस रखा हुआ था हमने। तो मैं हर रोज सोचती थी कि आज मेरा लास्ट डे होगा, कल होगा, आज होगा, कल होगा। लेकिन जिस दिन मैं डिस्चार्ज हुई उस दिन वहां पे उसका सूटकेस नहीं था। तो मुझे लगा ओह आज मेरा लास्ट डे, क्योंकि सूटकेस तो चला गया। उसने बोला मम्मी मैंने रात को सूटकेस घर भेज दिया था क्योंकि आज आप डिस्चार्ज होने वाले हो। और संगत जी मैंने सोच लिया था कि बस आज मेरा लास्ट डे है। करीब सुबह 10:30 11 बजे मेरी बेटी ने कहा कि पापा बिल पे करने गए और व्हील चेयर आ रही है आपके लिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने सोचा ओ गुरुजी आज मेरा लास्ट डे है, और मैं व्हील चेयर पे बैठे, मैं चेयर पे बैठे, उन्होंने मुझे एक चेयर पे बैठा दिया था, चेयर पे बैठे बैठे भी सोच रही थी वो मेरा आज लास्ट डे है। तो अंकल आए व्हील चेयर में। जब तक मैं अपनी कार में नहीं बैठी तब तक मुझे यकीन नहीं था संगत जी कि मैं जिंदा घर वापस जाऊंगी। और मैं हॉस्पिटल में ये भी सोचा करती थी कि देखो अगर मैं यहाँ मर गई तो यहाँ बॉडी घर नहीं देते, सीधा मॉर्चरी में देते, वहां से एयरपोर्ट और वहां से आपकी होम कंट्री। तो मैं कहती थी मैं अपने घर के मंदिर में भी गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाऊंगी, बड़े मंदिर तो मैं गई ही नहीं, मैंने ऐसा क्या कर्म किया है। मैं ये सब बहुत सोचती थी। फाइनली गुरुजी ने देखो मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। आज मैं जिंदा हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। मुझे मेरा रिकवरी टाइम 1 साल का था, और न ही मुझे कभी बैड सोर्स हुए, न ही मुझे कोई ऐसे फिजिकल कोई डिफेक्ट है मेरी बॉडी में, कोई डेफिशिएंसी है मेरी बॉडी में, सब कुछ गुरुजी ने ठीक कर दिया। लेकिन मुझे वीकनेस बहुत होने की वजह से कभी कभी मेरा बैलेंस नहीं रहता था। तो जब मेरा बैलेंस नहीं रहता था तो एक दिन मेरी पता नहीं किसने, डॉक्टर ने बोला कि इनका एमआरआई करा लो। तो संगत जी जब मैंने एमआरआई कराया तो मेरा एमआरआई बिल्कुल ठीक था, मेरा ब्रेन बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक दिन मुझे जब मेरी एमआरआई की रिपोर्ट आई तो उसमें था कि कभी ना कभी, मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा, मेरी संगत डॉक्टर हमें पहले ही सब बता देती रिपोर्ट हाथ में आने से पहले, शी सेड आपके ब्रेन में कभी ना कभी एक क्लॉट आया है। अब संगत जी आपको पता है ब्रेन में क्लॉट आने का मतलब क्या होता है, कोई चांस नहीं होता। लेकिन तो मैंने कहा वो क्लॉट कहाँ गया, इसे ब्रेन टिश्यू से कवर हो गया है, बहुत टाइनी क्लॉट था। तो गुरुजी क्या कर सकते हैं, ये सत्संग मैंने आज इसीलिए सुनाया कि कैसा भी ड्रीम देखो, कुछ भी हो, अगर गुरुजी आपकी लाइफ में तो आपको डरने वाली बात नहीं है। गुरुजी सब अच्छा ही कर रहे हैं, गुरुजी सब आपका पॉजिटिव ही कर रहे हैं। मेरी बीमारी का पॉजिटिव आउटकम बहुत हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ना ही मैं यहाँ पे बता सकती इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जब गुरुजी ने मुझे कहा था 2007 में कि ये तो ठीक हो ही जाएगा, उस टाइम भी वो सेंटेंस इनकम्प्लीट कर रहा था। जो गुरुजी ने मेरी बीमारी के साथ वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। गुरुजी ने
डेथ इतने पास से दिखा दी कि हम सबको जीना आ गया, सबका सब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, सब समझ गए कि लाइफ में क्या करना है, बच्चों को भी लाइफ की वैल्यू समझ आ गई। तो गुरुजी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। हम जब कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है छोटी, अगर उसमें नेगेटिव डेविटी डाल देते हैं और रो रो के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होता, बात बिगड़ ही जाती है उसके बाद, और फिर हम गुरुजी को ब्लेम नहीं कर सकते। इसलिए कैसा भी ड्रीम आए कभी नहीं डरना चाहिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमेशा कहते हैं ना जो हो रहा है अच्छा कर, और गुरु जो करता है अच्छा करता है। गुरु कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। इसलिए जो भी लाइफ में हो रहा है उसको अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो हो रहा है गुरु जी की मर्जी से हो रहा है और गुरु जी सब कुछ ठीक ही कर रहे हैं। गुरु जी ने एक दिन कहा था ना, जो यहाँ पे आता है, गुरु जी ने शरीर छोड़ने से पहले मुझे एक दिन कहा था एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस पे अपनी फिंगर पॉइंट करके, जो यहाँ आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। तो इसी सेंटेंस पे गुरु जी ये सबके लिए भी मैसेज है कि आपको फेथ रखना पड़ेगा, और फेथ सत्संग सुन के तो आ ही जाता है। सत्संग सुनवाए भी इसलिए जाते हैं कि आपको, जिनको नए नए जो लोग जुड़ते हैं, हर ह्यूमन लाइफ इज नॉट विदाउट प्रॉब्लम। देखिए कोई किसी की भी नहीं, कि बर्थ टू डेथ ऐसा नहीं कि किसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी प्रॉब्लम कोई आती है और गुरुजी आपकी लाइफ में है तो आप समझो कि गुरुजी ठीक ही कर रहे हैं उसको। इसलिए संगत जी आज का सत्संग मैं यहीं पे एंड करूंगी। जय गुरु जी। सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना जीवन बख्शने के लिए। एक नहीं 3 बारी गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ दी है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी।